गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेरणा फार्मा। तो आज हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एक प्रैक्टिकल्स में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल्स में, जब वहाँ पे आपको एक केस सिनेरियो दिया जाता है एंड देयर यू आर सपोज टू राइट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर केस। तो ये एक प्रैक्टिकल का तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, पर वैसे देखा जाए तो एक डॉक्टर बनने की सीढ़ी में, डॉक्टर बनने की स्टेप में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। आपको एज अ डॉक्टर एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन, एक सही प्रिस्क्रिप्शन लिखना आना चाहिए। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली एक रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम द डॉक्टर टू द पेशेंट एंड द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए इसलिए कि वो उन दवाइयों को डिस्पेंस करके दे, और पेशेंट के लिए इसलिए कि वो उन दवाइयों को उस तरीके से खाए जिस तरीके से वो प्रिस्क्राइब की गई है। So you can define prescription as a written order given by the doctor to the pharmacist and the patient in which the drugs are dispensed in correct amount, correct dosage form for the benefit of the patient. So ये एक basic definition है prescription की। Now as the word implies, prescription, prescription, pre मतलब before, scription मतलब written something, script। तो बेसिकली ये प्रिस्क्रिप्शन है, एक स्क्रिप्ट है, एक रिटन स्क्रिप्ट है जो कि पेशेंट को दी जाएगी बिफोर ही टेक्स द ड्रग। उस प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही पेशेंट दवाई लेगा। आपके पास पेशेंट दिखाने आया, आप एक ओपीडी में बैठे हैं और पेशेंट ने आपको दिखाया। आपने कभी देखा कि डॉक्टर ने पेशेंट को एक वर्बल ऑर्डर दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम जाओ मार्केट में और ये दवाई खरीद के खा लो? ऐसा नहीं ना, डॉक्टर हमेशा एक रिटन ऑर्डर देता है पेशेंट को, तो वो रिटन ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। प्रिस्क्रिप्शन की लीगल वैल्यू बहुत है। प्रिस्क्रिप्शन कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस लिया जाता है। इसीलिए एज अ डॉक्टर आपको बहुत बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ध्यान से एक प्रिस्क्रिप्शन लिखना आना चाहिए। आप उसमें बिल्कुल करेक्ट हैंड राइटिंग में, लेजिबल हैंड राइटिंग मतलब जो पढ़ी जा सके। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी तो राइटिंग खराब है, इस तरीके के जोक्स होते हैं, सो सिर्फ फार्मासिस्ट समझ सकता है, ऐसा नहीं। आपको प्रिस्क्रिप्शन बहुत प्रॉपर, करेक्ट, लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखना आना चाहिए। इससे पता चलता है कि आपको एक्चुअली ड्रग के बारे में पता भी है। आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स जो कि गंदी हैंडराइटिंग में ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि सिर्फ फार्मासिस्ट समझ सकता है, इसका मतलब है कि शायद उनको खुद उस ड्रग के बारे में पूरी चीज़ें नहीं पता है, इसलिए वो जस्ट एक ऐसा निशान सा बना दिया और वो फार्मासिस्ट जो है समझ जाता है कि हाँ ठीक है, ये दवाई प्रिस्क्राइब करनी है। तो ये गलत पर्सपेक्टिव है। आपका प्रिस्क्रिप्शन शुड बी लेजिबल एंड शुड बी करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अब आगे बढ़ेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होता है, इसलिए आपका प्रिस्क्रिप्शन अगर आपने गलत दवाई दी है तो कल को नेग्लिजेंस के मैटर में आपको बुलाया जा सकता है। तो प्रिस्क्रिप्शन लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ऐसे नहीं कि उठा के और लिख दिया प्रिस्क्रिप्शन किसी भी पेशेंट को। तो कुछ चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, वो हम एक एक करके देखते हैं। एंड फिर प्रिस्क्रिप्शन सही होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और थर्ड थिंग है कि क्या क्या एरर्स होती है प्रिस्क्रिप्शन में, तो वो भी, उन पे भी एक नज़र डालेंगे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पे। तो सबसे पहले ऊपर आता है प्रिस्क्राइबर की आइडेंटिटी। प्रिस्क्राइबर की आइडेंटिटी मतलब जो डॉक्टर है उसके बारे में डिटेल्स। तो डॉक्टर का नाम आता है, उसकी क्वालिफिकेशंस आती हैं, उसकी डिग्री वगैरह का डिटेल आता है, एमबीबीएस है, एमडी है, डीएम है, एमसीएच है। फिर उसके आते हैं एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया प्रिस्क्राइबर्स आइडेंटिटी। फिर उसके नीचे आता है पेशेंट डिटेल। अब पेशेंट का नाम आता है, उसकी उम्र, उसका मेल है, फीमेल है, उसका जेंडर क्या है। फिर आता है उसकी कंप्लेंट्स हिस्ट्री, जो भी कुछ एग्जामिनेशन हुआ, जो भी कुछ उसके इन्वेस्टिगेशंस हुए, उनकी डिटेल रिपोर्ट होती है एक। फिर उसके बाद में आता है डायग्नोसिस, या इट कैन बी अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस और इट कैन बी अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑल्सो। ठीक है, तो अब जैसे डॉक्टर ने डायग्नोसिस लिख दिया, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि पेशेंट की बीमारी को पहचानने वाली चीज़। अब आता है मेन, जो अपन फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, वो है प्रिस्क्रिप्शन। तो ये अब जहाँ पे वो दवाई के बारे में डिटेल लिखेगा, उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। वो होता है
सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन। ओके, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये 4 पार्ट्स उस मेन दवाई वाला पार्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन का, उसके होते हैं। सुपरस्क्रिप्शन की, तो सुपरस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि डॉक्टर्स जो है एक साइन बनाते हैं RX। ठीक है, तो बेसिकली RX जो पढ़ने में आता है RX, लेकिन वो होता है R/J। इट इज एक्चुअली R/J। यहाँ पे R मीन्स लैटिन वर्ड होता है रिसीव दाओ, मतलब यू टेक, आप लीजिए। और J जो है, J इन्वर्टेड J है, उसका मतलब होता है इन द नेम ऑफ गॉड ऑफ जुपिटर। तो जैसे आप देखो लैटिन में अपने गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है? जुपिटर, गॉड ऑफ जुपिटर। सो इट इज सेड दैट यू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन इन द नेम ऑफ गॉड ऑफ जुपिटर, ओमकार। सो जो आपका, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज करते हैं तो अपन भगवान का नाम लेके करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये इसका मतलब है कि ये मैं दवाइयाँ आपको दे रहा हूँ इन द नेम ऑफ गॉड। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर या ईश्वर के नाम पे मैं आपको ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इन दवाइयों से ठीक हो। अपनी फीलिंग तो ये है एज अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे R/X जो लिखा है, इट इज़ एक्चुअली जो RX लिखा है, इट इज़ एक्चुअली R/J, जिसका मतलब है रिसीव दाउ इन द नेम ऑफ गॉड ऑफ जुपिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यूजुअली लोगों को नहीं पता होता है और कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन के बाद अपन आते हैं अब इंस्क्रिप्शन पे। इंस्क्रिप्शन जो होती है, अब जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन एक्चुअली बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन है। जो पूरा प्रिस्क्रिप्शन जहाँ पे हम दवाइयाँ लिखेंगे उसकी बॉडी, मतलब मेन जो पार्ट है, दैट इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के 4 पार्ट्स फिर से होते हैं, बेसिस, एडजुवेंट, करेक्टिव एंड व्हीकल। इनके मीनिंग अपन समझते हैं। बेसिस मतलब जो एक्चुअल ड्रग आप उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने वाले, वो होती है बेसिस। ठीक है, एडजुवेंट मतलब उसके साथ में आप उस पर्टिकुलर बीमारी के जो सिम्टम्स हैं उसके लिए आप कुछ और दवाइयाँ कुछ प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो हो गए एडजुवेंट। एडजुवेंट मतलब साथ में। ठीक है, करेक्टिव मतलब उन दवाइयों के कारण अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा हो मरीज के, तो आप उसको नलिफाई करने के लिए कोई दवाई देते हैं, तो वो होती है करेक्टिव। और व्हीकल एक्चुअली नो थेरेपेटिक एक्टिविटी, कोई सिंपल एक लिक्विड हो सकता है, एक सोल्यूशन हो सकता है, जो कि साथ में उन दवाइयों के साथ में कई बार मिला के दिया जाए। जैसे आजकल सोल्यूशंस होते हैं, तो सोल्यूशंस में पानी या उसका जो लिक्विड है वो व्हीकल हो गया, उसके अंदर जो दवाइयाँ पड़ी हैं वो बेसिस और एडजुवेंट हो गई। साथ में जैसे कुछ कलरिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, ताकि अगर बहुत कड़वी दवाई है तो वो कड़वी ना लगे। कलरिंग एजेंट्स जैसे दवाई को अट्रैक्टिव बनाने के लिए रेड या ब्लू या येलो कलर उसमें डाला जाता है, जस्ट टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव। तो बेसिस में आती है, सॉरी इंस्क्रिप्शन में आती है बेसिस, एडजुवेंट, करेक्टिव और व्हीकल। अब देखो इसको, ये जो क्लासिफिकेशन है ये ओल्ड पैटर्न का है, पर इसको नए प्रिस्क्रिप्शन या नए ज़माने के हिसाब से समझो कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया विद एलर्जिक फेरेंजाइटिस। ठीक है, कोल्ड कफ, उसके हेडेक, ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, नाक बह रही है, तो आप उसको सबसे पहली दवाई दोगे, आपने एक एंटीबायोटिक दी, तो एंटीबायोटिक लिखोगे, दैट इज द बेसिस, वो आपके प्रिस्क्रिप्शन की मेन दवा। आप चूंकि उस पेशेंट को रनिंग नोज है, खांसी आ रही है, बुखार है, तो साथ में आप उसको एडजुवेंट दोगे। एडजुवेंट क्या दोगे? जैसे पैरासीटामोल दिया हमने, या हमने उसको खांसी के लिए कफ सिरप दे दिया। ठीक है, या हमने उसको एंटीहिस्टामिनिक दिया, कोई सिनरेस्ट करके है, या मोंटेलुकास्ट सेट्रिजिन दे दी, तो ये हो गई करेक्टिव, सॉरी ये हो गई एडजुवेंट। उसके बाद होती है करेक्टिव। करेक्टिव जैसे यहाँ पे तो नहीं, पर देखो सपोज कोई दवाई है जिसको खाने से एसिडिटी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ा सकता है, तो उस केस में हम पेशेंट को एंटासिड देते हैं। एंटासिड इसलिए देते हैं, पेंटोप्राजोल डोमपेराडोन कॉम्बिनेशन दे दिया, क्यों? क्योंकि ताकि पेशेंट को एसिडिटी फील ना हो दवाई के कारण। तो ये हो गई करेक्टिव, है ना। और व्हीकल जैसे साथ में अगर कुछ उसके वो है, लिक्विड है और डाइल्यूएंट होता है कई बार कुछ दवाइयों के साथ, तो वो हो गया उसका व्हीकल। ज़रूरी नहीं कि हर दवाई में व्हीकल हो।
आजकल जो दवाइयाँ होती हैं रेडीमेड प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, तो अलग से हमें व्हीकल ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंस्क्रिप्शन के कंपोनेंट्स। इंस्क्रिप्शन में ही जब हम यहाँ पे दवाई की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप प्रिस्क्रिप्शन के अंदर दवाई लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। ऐसे ऐसे लिख रहे हो पैरासीटामोल, नहीं, आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आएगा उसका डोसेज फॉर्म। वो टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, सिरप है, ऑइंटमेंट है, वो क्या है, डोसेज फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में आप उसे दे रहे हो। तो सबसे पहले आता है उसका डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो हमने लिखा टैबलेट। ठीक है, अब हमने देनी है पैरासीटामोल। ठीक है, अब पैरासीटामोल इज द जेनरिक नेम। उसके ब्रांड नेम होते हैं डोलो, उसका ब्रांड नेम है क्रोसिन, कैलपॉल। तो प्रिस्क्रिप्शंस में हमेशा आपको जेनरिक ड्रग्स, जेनरिक नेम यूज़ करने चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो आप ब्रांडेड कंपनीज के चक्कर में नहीं फंसते हैं, दूसरा पेशेंट अगर गरीब है तो वो जरूरी नहीं कि आपकी डोलो को खरीद पाए, हो सकता है वो सिंपल सा एक कैलपॉल खरीद सकता है। तो उसकी पेइंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पैरासीटामोल लिखोगे तो सिंपल सी चीज़ें उसको फार्मासिस्ट पूछ लेगा, हाँ ये वाली दूँ, ये वाली दूँ, तो वो कौन जो उसके सहूलियत होगी वो उस दवाई को खरीद लेगा। तो सबसे पहले आया डोसेज फॉर्म, सेकंड आया ड्रग का नाम जेनरिक में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, दवाई का नाम हमेशा कैपिटल में लिखो। कैपिटल में लिखने से गलतियाँ कम होती हैं। गलती जो होती है ना, स्पेलिंग मिस्टेक दवाई के नाम की, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो लुक अलाइक साउंड अलाइक होती हैं। नाम एक जैसे दिखते हैं उनके, नाम बोलो तो एक जैसे दिखते हैं, लिखे हुए एक जैसे दिखते हैं, तो लुक अलाइक साउंड अलाइक, इनको बोलते हैं लासा, लुक अलाइक साउंड अलाइक। तो ये ड्रग्स बहुत होती हैं फार्माकोलॉजी में। तो ऐसे में आपको मिस्टेक्स कम करने के लिए दवाई का नाम हमेशा कैपिटल में लिखो, कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखो, कभी भी रनिंग में नहीं लिखो, कैपिटल। तो दवाई का नाम आ गया। अब उसके बाद दवाई के नाम के बाद क्या आता है, उसका डोज, कि वो ग्राम में है, मिलीग्राम में है, माइक्रोग्राम में है, मिलीलीटर में है, कैसे है। तो जैसे पैरासीटामोल है, हमने लेनी है 650 मिलीग्राम, तो हमने लिखा टैबलेट पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम्स। ठीक है, अब डोसेज फॉर्म आ गया, नेम आ गया, डोज आ गई। अब इसके बाद आता है कि उस दवाई को फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन, दिन में कितनी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दिन में कितनी बार लेना है, और ड्यूरेशन क्या होता है, कितने दिनों तक लेना है। तो फ्रीक्वेंसी आप लिखोगे यहाँ पे 2 times a day, 4 times a day। ठीक है, इसके लिए पहले एब्रीविएशंस भी यूज़ करते थे, जैसे BD, TDS, QID, HS, PC, ये सब यूज़ होते थे। BD मतलब दिन में 2 बार, TDS मतलब दिन में 3 बार, QID मतलब दिन में 4 बार, HS मतलब सोने से पहले, एंड OC मतलब PC मतलब पोस्ट सिबम मतलब आफ्टर मील्स, OD मतलब वंस अ डे। लेकिन ये जो एब्रीविएशंस थे ये पेशेंट्स को समझ में नहीं आते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए आजकल क्या करते हैं, आप उसे प्रॉपरली लिखो कि दिन में 2 बार लेना है। इंग्लिश में लिख रहे हो तो 2 times a day। ठीक है, अब आता है लास्ट ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन यहाँ पे मतलब कितने दिन, चलो 3 दिन लेना है तो into 3 days, है ना, 3 दिन लेना है, 3 दिन बाद आके आपको दिखाना है। तो 3 days into 3 days into 5 days into 7 days, ये हो गया ड्रग का ड्यूरेशन। तो जब आप ड्रग के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे उसका डोसेज फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, डोज का नाम, दैट टू इन कैपिटल लेटर्स एंड जेनरिक, फिर उसका डोज, कितना डोज दे रहे हो, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 500 ml, जो भी डोज है। उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, सुबह शाम। फिर उसके बाद ड्यूरेशन, डोज, और फिर उसके बाद आ गया ड्यूरेशन मतलब कितने दिन तक। तो इस तरीके से आपको हर दवाई का नाम लिखना है। फिर आप मेन दवाई लिखोगे, फिर उसके बाद उसका एडजुवेंट लिखोगे कि फीवर के लिए दे रहे हो या खांसी के लिए दे रहे हो या कोई और दवाई दे रहे हो। फिर करेक्टिव लिखोगे कि चलो एसिडिटी हो सकती है तो पेंटोप्राजोल दे दी अपन ने। ठीक है, तो इस तरीके से 3-4 दवाइयाँ जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन में आ रही है, एवरी दवाई हैज़ टू बी स्पेसिफाइड इन द सेम फॉर्मेट। थर्ड आपका आता है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन मतलब नीचे जो आफ्टर द इंस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन कम्स। सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट। पहले के ज़माने में क्या होता था, दवाई जो है डॉक्टर ने लिखी, फिर वो फार्मासिस्ट के पास जाता था पेशेंट, और फार्मासिस्ट उनको डिस्पेंस करता था बना के, पाउडर फॉर्म में है या उनको पुड़िया बना के देता था। अब वो कल्चर ख़त्म हो गया, लेकिन जाते हम अभी भी फार्मासिस्ट के पास ही हैं।
फार्मासिस्ट के पास रेडीमेड दवाइयाँ, मैन्युफैक्चर्ड दवाइयाँ होती हैं, तो वो उनमें से निकाल के हमें दे देता है पेशेंट को। तो इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट एक तरीके से अब उसी में इंक्लूड हो गया कि भाई ठीक है, हाँ 5 दवाइयाँ दिन में 2 बार खाना, सपोज टैबलेट पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम दिन में 2 बार फॉर 5 डेज, तो दिन में 2 बार फॉर 5 डेज मतलब इसको 10 दवाई देने की ज़रूरत है। तो पेशेंट को जो फार्मासिस्ट है वो उतनी दवाई निकाल के उस पेशेंट को दे देगा। उतनी ही क्यों देगा? ताकि पेशेंट उसके बाद फिर अगर वापस और लेनी है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लेकर आएगा, रीफिल करवाएगा। ठीक है, अपने आप से पेशेंट जाके हाँ ये देखो दवाई ख़त्म हो गई है और दे दो, तो ऐसे नहीं होता है। फार्मासिस्ट जो है दवाई को हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही देते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स अलग चीज़ है छोटी मोटी बीमारियों के लिए, पर अगर बड़ी दवाइयाँ हैं तो वो हमेशा ओवर द इट इज़ ऑलवेज गिवन आफ्टर अ प्रिस्क्रिप्शन। After the subscription comes transcription. Now transcription also called as signa. Signa यहाँ पे signature नहीं होता है, signa होता है यहाँ पे instruction to the patient. आपने देखा होगा हर प्रिस्क्रिप्शन में एक इंस्ट्रक्शन पेशेंट के लिए होता है कि दिन में सुबह खाली पेट खाना है इस दवाई को, या खाना खाने के 10 मिनट पहले आपको दवाई खानी है, या रात में सोने से पहले दवाई खानी है। तो ये जो चीज़ें हम लिखते हैं पेशेंट के लिए, वो चीज़ हमें इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट करके लिखनी भी होती है। देखिए आप यहाँ पे पूछोगे कि मैडम लिखने की क्या ज़रूरत है, हम पेशेंट को समझा भी तो सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में आपको समझाया है कि प्रिस्क्रिप्शन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। आप बोलोगे कोर्ट में खड़े होके कि मैंने तो पेशेंट को ये समझाया था पर उसने समझा नहीं, तो जज कहेगा आपको कि डॉक्टर साहब आपने समझाया तो था लेकिन उसका प्रूफ क्या है, आपने लिखा तो है नहीं। तो जब लिखा नहीं है तो फिर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि आपने उसे समझाया था या नहीं समझाया था। तो इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन में इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू शुड ऑलवेज राइट इट प्रॉपरली, लेजिबली। पेशेंट को समझाओ भी और लिखो भी। एक हमारे अपने मेडिकल प्रोफेशन में एक फंडामेंटल याद रखो, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग दैट यू कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट एवरीथिंग दैट यू डॉक्यूमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लिख रहे हो वो आप पेशेंट को समझाओ, जो आप समझा रहे हो पेशेंट को वो आप ज़रूर से लिखो। सो इट शुड बी बोथ वेज, द कम्युनिकेशन शुड बी बोथ वेज। कभी भी छोड़ना नहीं है इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट को, नहीं छोड़ना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। आप सिर्फ दवाई लिख के दे दो और सोचो मैंने बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन बनाया, नो। इफ़ द प्रिस्क्रिप्शन डजेंट हैव इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट तो फिर वो प्रिस्क्रिप्शन आधा अधूरा है। लास्ट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, दैट इज़ द सिग्नेचर एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर। जो डॉक्टर है, जो प्रिस्क्राइबर है, वो उस प्रिस्क्रिप्शन को साइन करेगा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा। बिना सिग्नेचर के और बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो वो गलत है। फिर then action can be taken against that particular doctor. So a prescription has to be signed by the prescriber and their registration number should also be written in that. तो ये तो हुई हमारी प्रिस्क्रिप्शन की बातें। एरर्स क्या होते हैं प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में? सबसे पहला एरर होता है कि गलत स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपने ड्रग का नाम ही गलत लिख दिया, मतलब अमॉक्सिसिलिन लिखना था, आपने अमॉक्सिन लिख दिया, या आपको प्रोपेनोलॉल लिखना था और आपने प्रोपेनोलॉल ऐसे करके लिख दिया, तो गलत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। फिर सेकंड होता है कि लेजिबल नहीं होता है प्रिस्क्रिप्शन, आड़ा टेढ़ा सा बना दिया, दवाइयों के नाम ठीक से नहीं लिखे, उसके इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं लिखे, पेशेंट को घर जाके समझ ही नहीं आ रहा है कि डॉक्टर साहब ने क्या लिख दिया, तो लेजिबल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं प्रिस्क्रिप्शन में। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो होती है कि प्रिस्क्रिप्शन रैशनल है या नहीं है। रैशनल प्रिस्क्रिप्शन के 5 क्राइटेरिया होते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स में या रैशनल प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न में। फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन में आते हैं एब्रीविएशंस। आपने एब्रीविएशंस गलत लिख दिए, लिखे तो सही पर गलत लिख दिए, अब वो एब्रीविएशन से पूरा मतलब ही बदल गया। सपोज कोई दवाई ओडी लेनी है, दिन में दो बार लेनी है, आपने लिख दी बीडी, तो वो तो पेशेंट को टॉक्सिसिटी कर देगी। तो एब्रीविएशंस अगर गलत कर दिए तो बहुत गड़बड़ है। इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन, आधे अधूरे प्रिस्क्रिप्शन कर दिए, सिर्फ एक दवाई लिख के दे दी, उसको समझाया नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे, उसको करेक्टिव एजेंट नहीं दिया, कि डोज को ऐसे लिख दिया कि 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 आधा कप ऐसे, तो ये कोई तरीके वाली वो नहीं होती है ना क्वांटिटी। तो इन सब गलतियों को
ठीक करके रखना है। प्रिस्क्रिप्शन में राइटिंग सही होनी चाहिए, जेनरिक नेम में लिखना होना चाहिए, कैपिटल में लिखना होना चाहिए। इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन नहीं छोड़ो कभी भी, हमेशा साइन करो, हमेशा अपना सिग्नेचर और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो। और साथ के साथ कभी भी जो डोजेस है वो हमेशा क्वांटिटी SI सिस्टम से लिखो, 5 ml, 10 मिलीग्राम, ऐसे 5 ml आप ऐसे लिखो ना, 2 चम्मच। अब वो चम्मच मान लो आपने लिखी कि बच्चे को 1 चम्मच 1 टीस्पून सुबह 1 स्पून सिरप जो है सुबह दोपहर शाम पिलाना है। अब पेशेंट के घर में क्या साइज़ की चम्मच है हमें तो नहीं पता ना, किसी के घर में छोटी चम्मचें होती हैं, किसी के घर में नॉर्मल चम्मच, किसी के घर में थोड़ी सी बड़ी चम्मचें होती हैं, तो उस डोज उससे फिर वो पेशेंट की डोज में इम्पैक्ट आएगा। सो बेस्ट क्या है, आप लिखो 5 ml। तो हर दवाई के साथ, सिरप के साथ एक ढक्कन आता है, उस ढक्कन में मेजरमेंट इंडिकेटेड होते हैं कि 5 ml है या 10 ml है। तो आप पेशेंट को समझाओ इस ढक्कन में नाप के फिर आपको दवाई देनी है। कभी भी ऐसे डायरेक्ट चम्मच में डाली और पी ली, वो आपको प्रिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है। अब ये गलतियां जो होती हैं, एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं, इनको सुधारने के लिए एक ई प्रिस्क्रिप्शंस आजकल शुरू करे गए हैं। आप देखेंगे अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाएं या इवन बिग नर्सिंग होम्स में जाएंगे, पॉलीक्लिनिक्स में, तो यू विल सी दैट नाउ द प्रिस्क्रिप्शन इज गिवन इन अ टाइप्ड फॉर्मेट। एक ई प्रिस्क्रिप्शन होता है, एक बना बनाया प्रिस्क्रिप्शन होता है। प्रिस्क्रिप्शन से फ़ायदा ये होता है कि जो हैंड राइटिंग की मिस्टेक्स हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो कवर हो जाती हैं। प्रॉपरली कैपिटल में लिखी होती है मेडिसिन, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ई प्रिस्क्रिप्शंस, लेकिन इनके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो हमेशा मॉनिटर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नर्सिंग स्टेशन ने टाइप करके दे दिया और डॉक्टर ने बिना देखे और उसको साइन ऑफ करके दे दिया, नहीं, ऐसे में बहुत नेग्लिजेंस होने के चांसेस हैं। तो हमेशा प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना चाहिए, चेक करके ही साइन करना चाहिए। बिना चेक किए आप प्रिस्क्रिप्शन को कभी भी साइन मत करिए। और हमेशा अपना एक विजडम यूज़ करिए कि आपको लगता है कि वो दवाई देने की ज़रूरत है तो दीजिए, नहीं तो आप उस दवाई को हटा दीजिए, क्योंकि रैशनल प्रिस्क्राइबिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो in this class we have seen the prescription writing in general and specifically about the parts of prescription and what are the common errors in prescription, how those errors can be reduced. Next class में now we'll be seeing the rational prescribing, rational drug prescribing, और उसके साथ फिर हम ADRs ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, तो उसके नेक्स्ट क्लास फिर मैं लूँगी फार्माकोविजिलेंस के ऊपर। फार्माकोविजिलेंस एंड ADR फॉर्म फिलिंग के ऊपर होगा। जनरल फार्माकोलॉजी में अब फिर एक लास्ट क्लास होगी, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। सो वंस वी कंप्लीट ऑल दीज 3 lectures नाउ, रैशनल प्रिस्क्राइबिंग, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज एक्शन एंड फार्माकोविजिलेंस, फिर हमारा जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस, if you see and listen to all the videos of general pharmacology, so it will be very helpful to you because I have tried to complete all the major aspects of general pharmacology in detail. I have tried to complete all general pharmacology topics, pharmacokinetics, pharmacodynamics and in detail, और बहुत easy और understandable तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करी है। So I'll appreciate if you can show your response, if you can comment and let me know about any more topic or any more questions that you have in mind, so we can solve them also. And like, comment and share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.